मेरे अजीज हमवतनों, नमस्कार। साल 2026 का ये पहला मन की बात प्रोग्राम है। कल 26 जनवरी को हम सभी यौम जमहूरिया मनाएंगे। इसी दिन हमारा आइन नाफिज हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें आइन के मेमारों को सलाम पेश करने का मौका देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस। वोटर ही जमहूरियत की रूह होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है तो वो वोटर बन जाता है और उसे जिंदगी का एक मामूल का पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये मौका किसी भी भारतीय शहरी की जिंदगी का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मुल्क में वोटर बनने का, राय दहिंदा बनने का जश्न मनाएं। जैसे हम सालगिरह पर मुबारकबाद देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई नौजवान पहली बार वोटर बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एक साथ मिलकर उसका इस्तकबाल करे और मिठाइयाँ तकसीम की जाएं। इससे लोगों में वोटिंग के तई बेदारी में इजाफा होगा। इसके साथ ही ये जज्बा और भी मजबूत होगा कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, मुल्क में जो भी लोग इंतखाबी अमल से वाबस्ता रहते हैं, जो हमारी जमहूरियत को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़मीनी सतह पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सताइश करना चाहूँगा। आज वोटर्स डे पर मैं अपने नौजवान साथियों से फिर ये अपील करूँगा कि वो 18 साल का होने पर वोटर के तौर पर खुद को ज़रूर रजिस्टर करें। आइन ने हर शहरी से जिस फ़र्ज़ की अदायगी पर अमल करने की उम्मीद रखी है, इससे वो उम्मीद भी पूरी होगी और भारत की जमहूरियत भी मजबूत होगी। मेरे अजीज हमवतनों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूँ। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताज़ा कर रहे हैं। उसी जज्बे के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूँ। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। उस वक्त हमें इस बात का एहसास था कि ख्वाह ये एक छोटा सफ़र क्यों ना हो, फिर भी ये नौजवान नस्ल के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। उस वक्त कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूँ वो है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस शानदार जर्नी के हीरोज़ हमारे नौजवान साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो तारीख में दर्ज हो रहे हैं। साथियों, भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स मामूल से कुछ मुख्तलिफ हैं। आज वो ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। AI, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोटेक्नोलॉजी। आप नाम लीजिए और कोई न कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए नजर आ जाएगा। मैं अपने उन सभी नौजवान साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी न किसी स्टार्टअप से वाबस्ता हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। साथियों, आज मन की बात के तवस्सुस से मैं हमवतनों, ख़ासतौर पर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से वाबस्ता नौजवानों से एक अपील ज़रूर करना चाहता हूँ। भारत की इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दुनिया की निगाह भारत पर है। ऐसे वक्त में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद होती है। वो जिम्मेदारी है क्वालिटी पर जोर देने की। होती है, चलती है, चल जाएगा, ये दौर चला गया। आइए इस साल हम पूरी कुव्वत से क्वालिटी को तरजीह दें। हम सबका एक ही मंत्र हो, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। कल से आज बेहतर क्वालिटी। हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का अहद करें। ख्वाह हमारे टेक्सटाइल्स हों, टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, हत्ता कि पैकेजिंग, इंडियन प्रोडक्ट का मतलब ही बन जाए टॉप क्वालिटी। आइए एक्सेलेंस को हम अपना बेंचमार्क बनाएं। हम ये अहद करें कि क्वालिटी में ना तो कोई कमी होगी और ना ही क्वालिटी से कोई समझौता किया जाएगा। और मैंने तो लाल किले से कहा था, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। ऐसा करके ही हम विकसित भारत के सफ़र को तेज़ी के साथ आगे ले जा सकते हैं। मेरे अजीज़ हमवतनों, हमारे मुल्क के लोग बहुत इनोवेटिव हैं। मसाइल का हल तलाश करना हमारे हमवतनों की फितरत में है। कुछ लोग ये काम स्टार्टअप्स के ज़रिए करते हैं तो कुछ लोग मुआशरे की इज्तिमाई ताकत से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ में सामने आई है। यहाँ से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नई जिंदगी दी है।
तमसा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी सकाफती और रूहानी विरासत की जीती जागती धारा है। अयोध्या से निकलकर गंगा में शामिल होने वाली ये नदी कभी इस इलाके के लोगों की जिंदगी का महवर हुआ करती थी, लेकिन आलूदगी की वजह से इसके बहाव में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा, कचरा और गंदगी ने इस नदी के बहाव को रोक दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नई जिंदगी देने की मुहिम शुरू की। नदी साफ की गई और इसके किनारों पर साया देने वाले फलदार दरख्त लगाए गए। मकामी लोग अपना फर्ज अदा करने के जज्बे के साथ इस काम में लग गए और सबकी कोशिशों से नदी को नई जिंदगी मिल गई। साथियों, अवामी शमूलियत की ऐसी ही कोशिश आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भी देखने में आई है। ये वो इलाका है जो खुश्क साली के संगीन मसाइल का सामना करता रहा है। यहाँ की मिट्टी लाल और रेतीली है। यही वजह है कि लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के कई इलाकों में तवील अरसे तक बारिश नहीं होती। कई बार तो लोग अनंतपुर का मवाजना रेगिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल से भी कर देते हैं। साथियों, इस मसले के हल के लिए मकामी लोगों ने आबी ज़ख़ीरों को साफ करने का अहद किया। फिर इंतज़ामिया के ताउन से यहाँ अनंत नीरू संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस कोशिश के तहत 10 से ज़्यादा आबी ज़ख़ीरों को नई जिंदगी मिली है। उन आबी ज़ख़ीरों में अब पानी भरने लगा है। इसके साथ ही 7,000 से ज़्यादा दरख्त भी लगाए गए हैं। यानी अनंतपुर में पानी को महफूज रखने के साथ साथ ग्रीन कवर में भी इजाफा हुआ है। यहाँ बच्चे अब तैराकी से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम फिर से निखर उठा है। साथियों, आजमगढ़ हो, अनंतपुर हो या फिर मुल्क की कोई और जगह, एक तरह से कहा जाए तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम फिर से निखर उठा है। साथियों, आजमगढ़ हो, अनंतपुर हो या फिर मुल्क की कोई और जगह, ये देखकर खुशी होती है कि लोग एक साथ मिलकर अपना फर्ज अदा करने के जज्बे से बड़े अहद और आज़म पूरे कर रहे हैं। अवामी शमूलियत और इज्तिमाइयत का यही जज्बा हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे अजीज हमवतनों, हमारे मुल्क में भजन और कीर्तन सदियों से हमारी सकाफत की आत्मा रहे हैं। हमने मंदिरों में भजन सुने हैं, कथा सुनते वक्त सुने हैं और हर दौर ने भक्ति को अपने ज़माने के एतबार से इख्तियार किया है। आज की नस्ल भी कुछ नए कमाल कर रही है। आज के नौजवानों ने भक्ति को अपने तजर्बे और तर्ज ज़िंदगी में ढाल दिया है। इसी अंदाज़ फ़िक्र से एक नया सकाफती चलन उभर कर सामने आया है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो ज़रूर देखे होंगे। मुल्क के अलग अलग शहरों में बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठा हो रहे हैं। स्टेज तैयार होता है, रोशनी होती है, मौसीकी होती है, पूरी धूमधाम होती है और माहौल किसी कंसर्ट से ज़रा भी कम नहीं होता। लेकिन वहाँ जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तनदही के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ताल के साथ भजन की गूंज होती है। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और ये ख़ास तौर पर जेनजी के बीच तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है। ये देखकर अच्छा लगता है कि इस तरह के प्रोग्रामों में भजन की अजमत और विकार का पूरा ख्याल रखा जाता है। भक्ति को हल्केपन में नहीं लिया जाता, ना अल्फाज की अजमत में कोई खलल पड़ता है और ना ही इसके जज्बे में। स्टेज जदीद तर्ज का हो सकता है, मौसीकी अलग नौइयत की हो सकती है, लेकिन बुनियादी जज्बा बरकरार रहता है। रूहानियत के एक मुसलसल जज्बे का एहसास होता है। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज हमारी सकाफत और त्यौहार दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया के हर गोशे में भारत के त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं। हर तरह की कल्चरल वाइब्रेंसी को बरकरार रखने में हमारे भारत निजात भाई बहनों का अहम रोल है। वो जहाँ भी हैं वहाँ अपनी सकाफत के बुनियादी जज्बे को महफूज रखते हुए उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर मलेशिया में भी भारतीय बिरादरी के लोग बहुत काबिल सताइश काम कर रहे हैं। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि मलेशिया में 500 से ज़्यादा तमिल स्कूल हैं। इनमें तमिल ज़बान की पढ़ाई के साथ ही दीगर मज़ामीन को भी तमिल ज़बान में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ तेलुगु और पंजाबी समेत दीगर भारतीय ज़बानों पर भी बहुत फोकस रहता है। साथियों, भारत और मलेशिया के दरमियान तारीख़ी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने में एक सोसाइटी का भी बड़ा रोल है। इसका नाम है मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी। अलग अलग प्रोग्रामों के साथ ही ये इदारा एक हेरिटेज वॉक का भी एहतमाम करता है। इसमें दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ने वाले सकाफती मकामात को कवर किया जाता है। गुज़िश्ता महीने मलेशिया में लाल पाड़ साड़ी आइकॉनिक वॉक का इनेकाद किया गया। इस साड़ी का बंगाल की हमारी सकाफत से ख़ास ताल्लुक़ रहा है।
इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा तादाद में इस साड़ी को पहनने का रिकॉर्ड कायम हुआ, जिसे मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इस मौके पर ओडिसी डांस और बॉल म्यूजिक ने तो लोगों का दिल जीत लिया। मैं कह सकता हूँ साया बरबांगा देंगान डायस्पोरा इंडिया द मलेशिया, मेरेका मंबावा इंडिया दान मलेशिया सेमाकिन रापा, जिसका उर्दू तर्जुमा यह है, मुझे मलेशिया में भारत निजात लोगों पर फख्र है। भारत और मलेशिया को वो मजीद करीब ला रहे हैं। मलेशिया के हमारे भारत निजात अफराद को मेरी तरफ से बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। मेरे अजीज हमवतनों, हम भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहां हमें कुछ न कुछ गैर मामूली और बेमिसाल होते हुए ज़रूर नज़र आ जाता है। कई बार मीडिया की चकाचौंध में इन बातों को जगह नहीं मिल पाती, लेकिन इनसे ये मालूम होता है कि हमारे मुआशरे की असल ताकत क्या है। इनसे हमारे उन वैल्यू सिस्टम्स की भी झलक मिलती है जिनमें मुत्तहिद रहने का जज्बा मुकद्दम है। गुजरात में बेचराजी के चंदन की गांव की रिवायत अपनी नौयत की मुनफरिद रिवायत है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ के लोग, खासतौर पर बुजुर्ग, अपने घरों में खाना नहीं बनाते तो आपको हैरत होगी। इसकी वजह गांव का शानदार कम्युनिटी किचन है। इस कम्युनिटी किचन में एक साथ पूरे गांव का सब खाना तैयार होता है और लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। गुज़िश्ता 15 वर्षों से ये रिवायत लगातार चली आ रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स बीमार है तो उसके लिए टिफ़िन सर्विस भी दस्तयाब है, यानी होम डिलीवरी का भी पूरा इंतज़ाम है। गांव का इज्तिमाई खाना लोगों को खुशी से सरशार कर देता है। ये पहल न सिर्फ लोगों को आपस में जोड़ती है, बल्कि इससे फैमिली के जज्बे को भी फ़रोग़ हासिल होता है। साथियों, भारत का फैमिली सिस्टम हमारी रिवायत का अटूट हिस्सा है। दुनिया के कई मुल्कों में इसे बहुत तजस्सुस की निगाह से देखा जाता है। कई मुल्कों में ऐसे फैमिली सिस्टम को लेकर बहुत एहतराम का जज्बा है। कुछ दिन पहले ही मेरे ब्रदर यूएई की सदर इज़्ज़त-ए-माब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि यूएई साल 2026 को ईयर ऑफ फैमिली के तौर पर मना रहा है। मकसद ये कि वहाँ के लोगों के माबैन हम आहंगी और इज्तिमाइयत का जज्बा और मजबूत हो। वाकई ये बहुत ही काबिल तारीफ पहल है। साथियों, जब परिवार और माशरे की ताकत मिलती है तो हम बड़े से बड़े चैलेंज को शिकस्त दे सकते हैं। मुझे अनंतनाग के शेख कुंडगांव के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट और शराब से वाबस्ता चैलेंज काफ़ी बढ़ गए थे। इन सबको देखकर यहाँ के मीर जाफर जी इतना परेशान हुए कि उन्होंने इस मसले को दूर करने का पुख्ता अज़्म कर लिया। उन्होंने गांव के नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मुत्तहिद किया। उनकी इस पहल का असर कुछ ऐसा रहा कि वहाँ की दुकानों ने तंबाकू अशिया की फरोख्त ही बंद कर दी। इस कोशिश से ड्रग्स के खतरात को लेकर भी लोगों में बेदारी में इजाफा हुआ है। साथियों, हमारे मुल्क में ऐसे कई इदारे भी हैं जो बरसों से बेलौस जज्बे के साथ मुआशरे की खिदमत में लगे हुए हैं। जैसे एक इदारा है मगरबी बंगाल की मशरकी मेदिनीपुर के फरीदपुर में। इसका नाम है विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन। ये इदारा गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में मसरूफ़ है। गुरुकुल निज़ाम के ज़रिए तालीम और टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ ही ये इदारा समाजी बहबूद के कई नेक कामों में शामिल रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि बेलौस खिदमत का ये जज्बा हम वतनों के बीच लगातार और ज़्यादा मजबूत होता रहे। मेरे अजीज़ हम वतनों, मन की बात में हम लगातार सफाई सुथराई के मौजू को उठाते रहे हैं। मुझे देखकर फ़ख्र होता है कि हमारे नौजवान अपने आसपास की सफाई सुथराई को लेकर बहुत बाशऊर हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी ही मुनफरिद कोशिश के बारे में मुझे जानकारी मिली है। अरुणाचल वो सरजमीन है जहां मुल्क में सबसे पहले सूरज की किरणें पहुंचती हैं। यहाँ लोग जय हिंद कहकर एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ ईटानगर में नौजवानों का ग्रुप उन इलाकों की सफाई के लिए मुत्तहिद हुआ जिन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी। इन नौजवानों ने अलग अलग शहरों में अवामी मकामात की सफाई सुथराई को अपना मिशन बना लिया। इसके बाद ईटानगर, नाहुर, लागुन, दोईमुख, सैपा, पालिन और पासीघाट, वहाँ भी ये मुहिम चलाई गई। ये नौजवान अब तक तकरीबन 11 लाख किलो से ज़्यादा कचरे की सफाई कर चुके हैं। सोचिए दोस्तों, नौजवानों ने मिलकर 11 लाख किलो कूड़ा कचरा हटाया। साथियों, एक और मिसाल आसाम की है। आसाम के नागांव में वहाँ की पुरानी गलियों से लोग जज्बाती तौर पर मुंसलिक हैं। वहाँ कुछ लोगों ने अपनी गलियों को मिलकर साफ करने का अहद किया। रफ्ता रफ्ता उनके साथ और लोग भी शामिल होते गए। इस तरह एक ऐसी टीम तैयार हो गई जिसने गलियों से बहुत सारा कचरा हटा दिया। साथियों, ऐसी ही कोशिश बेंगलुरु में हो रही है। बेंगलुरु में
सोफा वेस्ट एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है, इसलिए कुछ प्रोफेशनल्स मिलकर इस इशू को अपनी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, आज कई शहरों में ऐसी टीमें हैं जो लैंडफिल वेस्ट की रिसाइकलिंग के काम में लगी हुई हैं। चेन्नई में ऐसी ही एक टीम ने बड़ा ही बेहतरीन काम अंजाम दिया है। ऐसी मिसालों से मालूम होता है कि सफाई सुथराई से वाबस्ता हर कोशिश किस कदर अहम है। हमें सफाई सुथराई के लिए इनफरादी तौर पर या फिर टीम की शक्ल में अपनी कोशिशें बढ़ानी होंगी, तभी हमारे शहर और बेहतर बनेंगे। मेरे अजीज हमवतनों, जब माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है तो अक्सर हमारे जहन में बड़े मंसूबों, बड़ी मुहिम और बड़ी बड़ी तंजीमों की बात आती है। लेकिन कई बार तब्दीली की शुरुआत बहुत मामूली तरीके से होती है, एक शख्स से, एक इलाके से, एक कदम से, और लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। मगरबी बंगाल के कूच बिहार के रहने वाले बिनोय दास जी की कोशिश इसी की एक मिसाल है। गुज़िश्ता कई वर्षों से उन्होंने अपने ज़िले को सरसब्ज़ शादाब बनाने का काम अकेले दम पर किया है। बिनोय दास जी ने हज़ारों दरख्त लगाए हैं। कई बार पौधे खरीदने से लेकर लगाने और देखभाल करने का सारा खर्च उन्होंने खुद उठाया है। जहां ज़रूरत पड़ी वहां मकामी लोगों, तलबा और बल्दियाती इदारों के साथ मिलकर काम किया। उनकी कोशिशों से सड़कों के किनारे हरियाली और बढ़ गई है। साथियों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के जगदीश प्रसाद अहिरवार जी की कोशिश भी बहुत ही काबिल सताइश है। वो जंगल में बीट गार्ड के तौर पर अपनी खिदमत देते हैं। एक बार गश्त के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जंगल में मौजूद कई दवा तैयार करने के काम आने वाले पौधों की जानकारी कहीं भी बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद नहीं है। जगदीश जी ये जानकारी आने वाली नस्लों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दवाएं तैयार करने के काम आने वाले पौधों की पहचान करना और उनका रिकॉर्ड तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरह के 125 से ज़्यादा पौधों की पहचान की। हर पौधे की तस्वीर, नाम, इस्तेमाल और उसके मिलने के मकाम की जानकारी इकट्ठा की। उनकी जमा की गई जानकारी को महकमा जंगलात ने दस्तावेजी शक्ल दी और किताब की शक्ल में शाये भी किया। इस किताब में दी गई मालूमात अब रिसर्चर, तलबा और महकमा जंगलात के एहलकारों के बहुत काम आ रही है। साथियों, माहौलियात को महफूज रखने का यही जज्बा आज आला सतह पर भी नजर आ रहा है। इसी तर्ज फिक्र के साथ मुल्क में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में आज करोड़ों लोग शामिल हो चुके हैं। अब तक मुल्क में 200 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए भी जा चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि माहौलियात को महफूज रखने के मामले पर अब लोग ज्यादा बाशऊर हैं और किसी न किसी शक्ल में अपना रोल अदा करना चाहते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, मैं आप सभी की एक और बात के लिए बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। इसकी वजह है मिलेट्स यानी श्री अन्न। मुझे देखकर खुशी है कि श्री अन्न के तई मुल्क के लोगों की दिलचस्पी में लगातार इजाफा हो रहा है। वैसे तो हमने 2023 को मिलेट ईयर होने का ऐलान किया था, लेकिन आज 3 साल बाद भी इसको लेकर मुल्क और दुनिया में जो पैशन और कमिटमेंट है वो बहुत हौसला अफजा है। साथियों, तमिलनाडु के कलकुरिची जिले में खातून किसानों का एक ग्रुप बाइसे तहरीक बन गया है। यहाँ के पेरिया पल्लम मिलेट FPC से तकरीबन 800 खातून किसान वाबस्ता हैं। मिलेट्स की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए इन ख्वातीन ने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया। अब वो मिलेट से बनी हुई अशिया को सीधे बाजार तक पहुंचा रही हैं। साथियों, राजस्थान के रामसर में भी किसान श्री अन्न को लेकर इनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ के रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से ज़्यादा किसान वाबस्ता हैं। ये किसान ज़्यादातर बाजरे की खेती करते हैं। यहाँ बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किए जाते हैं। इसकी बाजार में बहुत मांग है। इतना ही नहीं साथियों, मुझे तो ये जानकर खुशी होती है कि आजकल कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने प्रसाद में सिर्फ मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं इन मंदिरों के सभी मुंतज़मीन का उनकी इस पहल के लिए दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, मिलेट्स श्री अन्न से किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही लोगों की हेल्थ में भी सुधार की गारंटी बनती जा रही है। मिलेट्स तग़ज़िये से भरपूर होते हैं, सुपर फूड्स होते हैं। हमारे मुल्क में सर्दी का मौसम तो खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में इन दिनों हमें श्री अन्न का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मेरे अजीज़ हमवतनों, मन की बात में हमें एक बार फिर कई तरह के अलग अलग मौज़ूआत पर बात करने का मौका मिला। ये प्रोग्राम हम सभी को अपने मुल्क की कामयाबियों को महसूस करने और सेलिब्रेट करने का मौका देता है। फरवरी में ऐसा ही एक और मौका आ रहा है। अगले महीने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होने वाला है। इस समिट में दुनिया भर से, ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी की शोबे से
वाबस्ता एक्सपर्ट भारत आएंगे। ये सरबराह मीटिंग एआई की दुनिया में भारत की पेशरफ्त और कामयाबियों को भी सामने लाएगी। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का दिल से खैर मकदम करता हूँ। अगले महीने मन की बात में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर हम ज़रूर बात करेंगे। हम वतनों की कुछ दीगर कामयाबियों का भी तस्करा करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे मन की बात में विदा दीजिए। कल के यौम जमहूरिया के लिए एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।